सभी हमारे जितने आज के प्रतिभागी हैं, ज्यादातर युवा हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम सभी, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी बिजनेस में, किसी जॉब में, या कहीं ना कहीं अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम सबको जाना होता है, क्योंकि अपना कोई ना कोई करियर हमें चूज करना होता है। इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं हैं, उनके साथ जो उनका कार्य स्थल है वो सेफ नहीं होता है, उसमें काफी दिक्कत आती है। क्योंकि कई पुरुष ऐसे होते हैं जो कि उनके साथ वो व्यवहार नहीं करते हैं जैसा कि अपेक्षित होता है। एक 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 हेल्दी जो एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक एक हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। ऐसे में बहुत सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मेल्स के साथ भी होती हैं, फीमेल्स को भी प्रेशर में कई बार रहना पड़ता है। तो एक स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए स्वस्थ विचार, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ वातावरण भी हमारे लिए आवश्यक है। तो ऐसे में जहां सेक्सुअल हरासमेंट की बात आती है, तो उसमें कानून के साथ साथ हमारा जो टोटल परिवेश है उसका ध्यान रखने की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसे में कानून क्या कहता है, सेक्सुअल हरासमेंट किसे कहते हैं, वर्क प्लेस क्या है, कार्यस्थल क्या है, ये सारी चीजें हमारे सामने आनी चाहिए। और किस प्रकार से अगर कहीं पर सेक्सुअल हरासमेंट विद वीमेन का केस आता है, तो क्या उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था क्या है, कानून क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए गाइडलाइंस क्या जारी की हैं, क्या रूल्स बने हैं, और किस तरीके से एक सुरक्षा का कवच जो कार्य करने महिलाएं जा रही हैं उनको मिला हुआ है। अब कार्यस्थल बड़ा व्यापक है। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी भी हो सकती है, वो दूरदर्शन या चैनल भी हो सकते हैं, वो पुलिस के अपने ऑफिस भी हो सकते हैं, वो छोटा सा व्यवसाय भी हो सकता है। और जो घर में काम करने वाली हमारी सहायिकाएं आती हैं, घर में जो हमारे घर में खाना बनाती हैं, बहुत से लोगों के घर में, या सफाई का काम करती हैं, या इस प्रकार के और छोटे छोटे काम करती हैं, वो भी कार्यस्थल में आता है। तो इन सबको लेकर के क्या स्थिति है, किस प्रकार से हम एक स्वस्थ वर्क प्लेस का निर्माण कर सकते हैं, और क्या क्या सावधानियां बरतें, और यदि कोई ऐसी घटना होती है तो उसके लिए सुरक्षा के उपाय क्या हैं, उसके लिए कानूनी प्रावधान क्या हैं, उसके लिए कौन सी कमेटियां बनी होती हैं, उन कमेटियों का रोल क्या होता है, उनके मेंबर्स कौन होते हैं, ये सारा आज के हमारे हमारे विषय का दायरा है। तो शालिनी अग्निहोत्री एक यंग आईपीएस ऑफिसर हैं, और काफी इनका सम्मान है, क्योंकि ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी रही हैं। और इसके अलावा नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद से जब पास आउट हुई, तो इनको दो दो मेजर जो है अवार्ड्स मिले वहां पर। तो और एक अच्छी निष्ठावान ईमानदार ऑफिसर के तौर पर आपकी पहचान है। तो हमने सोचा कि इनको अगर हम अपने साथ हम जोड़ते हैं, क्योंकि ये हमारी सीरीज बड़ी महत्वपूर्ण है, पूरे देश भर में इस प्रकार के काम ऑनलाइन यूथ को मोटिवेट करने के इस प्रकार के और इतनी गंभीरता से नहीं हो रहे हैं। तो ये एक आज का अच्छा विषय है। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ती हैं, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि ये विषय हम में से बहुत से लोगों के लिए, खास करके युवाओं के लिए, ये विषय जो है बिल्कुल नया है। और इसकी इसकी जो तकनीकी जानकारियां हैं वो हमारे सामने आएंगी। तो मुझे लगता है शालिनी जी ने शायद ज्वाइन कर लिया है। शालिनी जी, आपका स्वागत है। और मैं माइक दे रहा हूं सवीना जहां को। सवीना जहां इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड शी इज डूइंग PhD in Hindi, and she is a JRF, Junior Research Fellow, at Himachal Pradesh University. सवीना, नमस्ते मैम, आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वेबिनार में। आज का संचालन हमारी
साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहे आकांक्षा जी करेंगी। आकांक्षा जी। जी सवीना, आप सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम आकांक्षा जसवाल है और मैं पीएचडी साइकोलॉजी में कर रही हूँ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। आजादी के इस अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा के 16वें वेबिनार में आप सबका स्वागत है। इस नए वर्ष का यह पहला वेबिनार है। आज का विषय है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार, जिसकी विशेषज्ञ वक्ता है सुश्री शालिनी अग्निहोत्री, आईपीएस, जो इन दिनों जिला मंडी की पुलिस अधीक्षक है। इस वेबिनार में मैम मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों व प्रतिभागियों का भी हार्दिक स्वागत है। अब मैं अनुरोध करूंगी विजय लामा मैम से कि वो आए और विशेषज्ञ वक्ता तथा प्रतिभागियों का स्वागत करें। मैं आकांक्षा श्रीमती विजय Yes, लांबा मैम का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। आप सोलन में रहती sir. हैं और आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की मेंबर रह चुकी हैं और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी डिस्ट्रिक्ट सोलन की चेयरपर्सन रह चुकी हैं और भी गवर्नमेंट की कई कमेटीज में इनका रोल है। और सबसे बड़ी बात है कि ये काफी एक बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका ह्यूमन राइट्स में बहुत ज्यादा काम है। इन्होंने कई दर्जन जो मेंटली इल होते हैं, जो सड़कों पर बेसहारा घूमते हैं, उनको रेस्क्यू कराया। एक को इन्होंने अभी 2 दिन पहले रेस्क्यू कराया था, एक को कल रेस्क्यू कराया। और ऐसे ही कई बच्चे जो कि ट्रैफिक्ड होते हैं, लड़कियां ट्रैफिकिंग के जरिए आती हैं और उनके साथ यहाँ पर सेक्सुअल हरासमेंट होता है, काफी कुछ टॉर्चर होता है। बहुत पेन लेकर के आपने जो है काम किया और उमंग फाउंडेशन के साथ काफी समय से आप जुड़ी हुई हैं। तो अब मैं माइक देता हूं श्रीमती विजय लांबा। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार मैम, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा भाग 16 में आप सभी का स्वागत है। आज की विशेषज्ञ वक्ता सुश्री शालिनी अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक जिला मंडी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार विषय पर परिचर्चा करेंगी। शालिनी अग्निहोत्री हिमाचल कैडर की भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आजकल वह मंडी जिला की पुलिस अधीक्षक हैं। 14 जनवरी 1990 को ऊना जिले के एक सामान्य परिवार में जन्मी शालिनी ने पहले ही प्रयास में बिना किसी कोचिंग के यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईपीएस बनने का अपना सपना पूरा किया। उनके पिता हिमाचल राज्य परिवहन सेवा में बस कंडक्टर हैं। माता पिता ने अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्हें हर कदम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और सहयोग दिया। उन्होंने पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय से बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री ली। उसके बाद वह एक बैंक में कुछ समय तक अधिकारी के रूप में कार्यरत रहीं। शालिनी अग्निहोत्री ने राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी की पासिंग आउट परेड में 2 महत्वपूर्ण सम्मान अर्जित कर हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया। वह ओवरऑल ऑलराउंडर ट्रेनी ऑफिसर घोषित की गई और पुरस्कार में उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री का रिवॉल्वर दिया गया। अपनी बैच में वो बेस्ट वुमेन ट्रेनी ऑफिसर चुनी गई और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें सम्मानित किया। वर्ष 2013 में उन्हें हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला की पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री की छवि एक ईमानदार और सख्त पुलिस अधिकारी की है। अब मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अब मैं उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर श्रीवास्तव जी का और उनके साथ उपस्थित सभी अध्यापक गण तथा प्रतिभागियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद लामा मैम। अब मैं उमंग फाउंडेशन के चेयरमैन व नोडल अधिकारी प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आज के विषय की रूपरेखा पर प्रकाश डालें। सर। थैंक यू आकांक्षा। आज का विषय, जैसा कि हम सभी शालिनी जी के ज्वाइन करने से पहले सुन चुके हैं कि ये एक कुछ ऐसा है विषय जिसमें हम सामान्य तौर पर देखते हैं, इसको रोज देखते हैं, अखबारों में काफी इसके बारे में छपता है, लेकिन इसकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो आमतौर पर हमारे युवाओं के सामने नहीं आती हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेसेस, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न और उससे सुरक्षा का जो अधिकार है वो क्या है। तो शालिनी जी जैसा कि एक यंग आईपीएस ऑफिसर हैं, तेज तर्रार हैं, उनकी एक ईमानदार छवि है और इसके कारण से वो जितना बेहतर इसके कानूनी तकनीकी प्रावधान हमारे सामने ला सकती हैं वो कि ये सिर्फ हिमाचल से नहीं है, बल्कि ये साथ के राज्य पंजाब से भी हैं, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, छत्तीसगढ़ और बिहार तक से ये लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, क्योंकि पूरे देश में इस प्रकार के ह्यूमन राइट्स पर ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी काफी कम अवेलेबल हैं। अभी तक हमारे 15 प्रोग्राम्स हो चुके हैं जिसमें हमने ह्यूमन राइट्स का कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसकी जो हमारे सामने दिखता हो और जिसके ऊपर हमने सीनियर लोगों को ला करके, एक्सपर्ट्स की, जिसमें स्टेट के मेंबर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, डॉक्टर अजय भंडारी चेयरपर्सन, हमारी वीमेन कमीशन चेयरपर्सन, ये चाइल्ड राइट्स कमीशन और इस प्रकार के अन्य लोग भी हमारे साथ जुड़े। तो आज के विषय में हम आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ी सी चीजें डिफाइन भी करें, क्योंकि यौन उत्पीड़न क्या है, कार्य स्थल क्या है, उसके लिए लॉ क्या कहता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स से क्या पावर्स डिराइव करके जो है सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइंस बनाई थी, और ताकि ये जो नौजवान हमारे साथ यूथ जुड़े हुए हैं, ये आज जो आप कहेंगी इस मैसेज को ये दूर दूर तक ले जाएंगे और सिर्फ ये 60-70 लोगों तक ही सीमित, 100 लोगों तक सीमित नहीं रहेगा। हम इसको मीडिया में भी देते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आता है, चैनल्स में भी आता है। तो इसके बाद जो कुछ भी आप कहेंगे वो उसका एक सोसाइटी में काफी दूर तक उसका दायरा रहेगा। तो हम आपका स्वागत करने के साथ साथ अपेक्षा करते हैं कि जो युवा हमारे साथ जुड़े हैं, ये सारे जो एमफिल पीएचडी आदि के जो स्कॉलर हैं, और खास बात यह है कि इसमें काफी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, विद ब्लाइंडनेस, ये लोग भी, क्योंकि उमंग फाउंडेशन का ज्यादा फोकस जो है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज पर होता है, तो ये लोग भी जुड़े हुए हैं। तो आज का जो आपका मैसेज होगा उसका बड़ा डीप इम्पैक्ट होने वाला है। तो मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं और हम चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में आप युवा जो आपके साथ प्रश्नोत्तर करेंगे उसमें भी उनको कुछ ना कुछ टेक अवे रहेगा, उनके लिए काफी अच्छी लर्निंग रहेगी। आपका धन्यवाद। डॉक्टर आकांक्षा। धन्यवाद सर। अब मैं आग्रह करती हूँ युवा महिलाओं की प्रेरणा तथा आज की विशेष प्रवक्ता सुश्री शालिनी अग्निहोत्री जी से कि वो आज के विषय पर अपने विचार रखें। मैम प्लीज। थैंक यू अजय जी और सभी आपकी उमंग फाउंडेशन की टीम। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है। यस मैम। थैंक यू। तो आज ये मुझे पता चला कि उमंग फाउंडेशन के द्वारा काफी इस तरह के वेबिनार्स कंडक्ट किए गए हैं और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एक पहल है। मैं माफी भी चाहूंगी, मैं थोड़ा देरी से शामिल हो पाई, वर्क कमिटमेंट्स, और जैसे कि सबको पता है पुलिस का तो संडे भी संडे नहीं होता है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी, थोड़ा देरी से मैं आज आपके बीच में जुड़ी हूँ। काफी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे मैं आज जो भी मुझे आइडिया है, जो भी मुझे मेरे हिसाब से एक्ट और प्रोसीजर्स है, उनको आपसे डिस्कस करूं। तो एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट और एक ऐसा हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट जिसमें किसी प्रकार का ह्यूमिलेशन, डिस्क्रिमिनेशन और
थ्रेट जो है वो महिलाओं को ना फील हो। ये आर्टिकल 14-15 में जो है इसको राइट टू लाइफ में एक इंटीग्रल पार्ट माना गया है। और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली इस पे काफी डिस्कशन के बाद 93 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 1993 में इसको अपने चार्टर में शामिल किया था कि महिलाएं जो है उनको वर्क प्लेस पे सेफ्टी और सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट का और एम्प्लॉयर्स का जो है इट इज़ वन ऑफ देयर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप सबके ध्यान में मैं लाना चाहूंगी कि इस पूरी घटनाक्रम के 93 के ऑनवर्ड्स बहुत सारे जजमेंट्स आए, बहुत सारे वर्क प्लेस के डायरेक्शंस आए और फाइनली 2013 में एक स्पेसिफिक एक्ट बना है जो सिर्फ इसी क्राइम से डील करता है और उस एक्ट को हम कहते हैं द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। तो आपको ये 3 वर्ड्स आई थिंक इस पूरी डिस्कशन का फोकस रहेंगे, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है कि इसको प्रिवेंट किया जाए। तो एम्प्लॉयर्स और इसमें तो फर्स्ट आप कैसे इस चीज को डिफाइन करोगे। तो हरासमेंट इन जनरल हम समझते हैं, मोस्टली इसको हम सेक्सुअल हरासमेंट को जो है सेक्सुअल टोन्स में ही या फिजिकल टच को जो हम उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर आप इस एक्ट को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत 5 एक सब सेक्शंस में इसको डिफाइन किया गया है जिसमें कि किसी भी प्रकार का कोई थ्रेट या ह्यूमिलिएशन किसी महिला को वर्क प्लेस पे फील हो, किसी प्रकार का उनको कोई प्रलोभन दिया जाए कि उनको वर्क में नौकरी दी जाएगी और उसमें आगे फर्दर जो है प्रमोशन अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। ये जो मेजर कंसर्न्स इसमें डील किए गए हैं, तो इसी तरह से इसको डिफाइन किया गया है। दूसरी चीज जो हम एम्प्लॉयर कौन है, कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोग काम करते हैं, जो एक ग्रुप है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे हम समझते हैं कि 10 लोगों से ज्यादा जो भी व्यक्ति किसी ग्रुप को एम्प्लॉय करता है तो वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर का मेंबर हो जाता है। तो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव्स, ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस जो बॉडीज हैं वो सभी इसके अंडर आती है। प्राइवेट में भी हर तरह की प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो एजुकेशनल हो, इंस्टीट्यूशनल हो, कल्चरल हो, सोशल हो, किसी भी तरह की इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें कवर होती हैं। साथ ही जो जैसे मैंने पहले कहा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी इसकी, अगर कोई फर्म है, प्राइवेट एंटिटी है, वो 10 से कम लोगों को एम्प्लॉय किया है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ये एक्ट उस पर भी एप्लीकेबल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ड्वेलिंग प्लेस, जैसे हमारे घर पे जो हाउस हेल्प है या घर पे कोई किसी प्रकार का आपने किसी को एम्प्लॉयमेंट दे के रखा है तो वो घर के अंदर भी जो है इस एक्ट में फॉल करेगा। ना सिर्फ जो आपके एम्प्लॉयज है उन पे ये एक्ट वर्केबल है, बल्कि किसी भी ऑफिस या ऑफिशियल सेटअप में जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक महिला एम्प्लॉई है वहाँ पे, वो नौकरी करती है, उसी पे नहीं बल्कि कोई महिला वहाँ पे काम करने अपना पर्सनल काम से गई है या किसी ऑफिशियल वर्क से गई है, तो उसके लिए भी ये एक्ट में जो प्रावधान है सभी जो है एलिजिबल, एप्लीकेबल भी है और एलिजिबल भी है। अब इसमें प्रोसेसेस क्या क्या रहेंगे और पनिशमेंट्स कैसे कैसे होंगी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक्ट में 3 वर्ड्स हैं, उन्हीं को हम फोकस करके सारी डिस्कशन करेंगे। तो प्रिवेंशन के लिए एक्ट में प्रावधान है कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नोटिफाई होगा, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है एरिया के वो नोटिफाई करते हैं। उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कंप्लेंट कमेटी का जो चेयरपर्सन की तरह आप समझे, और जो भी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की कंप्लेंट्स आएंगी वो उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को मार्क की जाती है। उसका टेन्योर 3 इयर्स या 5 इयर्स कुछ ऐसा रहता है और उसको टेन्योर खत्म होने के बाद दोबारा से नोटिफिकेशन उसका करके वो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर रहता है। साथ ही जो ऑफिसेज हैं, जैसे एसपी ऑफिस है या डीसी ऑफिस है या कोर्ट्स हैं या किसी प्रकार के ऑफिसेज है, गवर्नमेंट ऑफिसेज, वहाँ पे इट इज मैंडेटरी कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बने, आईसीसी हम इसको बोलते हैं। तो आईसीसी का जो चेयरपर्सन होती है वो कोई लेडी ऑफिसर होती है, प्रेफरेबली कोई गजेटेड ऑफिसर जो लेडी उसी ऑफिस में काम करती है उनको ये बनाया जाता है। और साथ में उनकी टीम बनाई जाती है जिसमें 3-4 और महिलाएं, जनरली डिफरेंट क्लासेस की, डिफरेंट ग्रुप्स की और डिफरेंट ग्रेड्स की जॉब की महिलाएं जो है उनको एक कमेटी में एक मेंबर बनाया जाता है। तो जो शिकायत करता है वह अपनी जो भी उनका इंसिडेंट है जिसको वो रिपोर्ट करना चाहती है उसके 3 महीने, उस इंसिडेंट्स की घटना के 3 महीने तक, 3 महीने के अंदर अंदर तक वो कंप्लेंट इस कंप्लेंट कमेटी को कर सकती हैं। और कमेटी के पास जुडिशियल पावर्स रहती हैं, वो पूरा एक इंक्वायरी सेटअप कर सकती हैं और इंक्वायरी की आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स है। तो प्रिवेंशन के माध्यम से ये एक जरूरी चीज जो सारे गवर्नमेंट ऑफिस को नोटिफाई करनी होती है।
सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये आपने जो कमेटी बनाई है वो लोगों को कैसे पता चले, तो उसके लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको, इंस्टीट्यूशंस को, एक तो किसी कॉन्स्पिक्यूअस जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब नॉर्मली जो आप नोटिसेस या ऐसी कैंटीन्स, ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का आना जाना है, वहाँ पे इस कमेटी का पूरा ब्यौरा जो है वो पब्लिश करना है। दूसरी चीज़ है कि जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनको जो है बाय मंथली, क्वार्टरली मीटिंग्स करनी होती है, और मीटिंग करके जो भी उनके उस पीरियड के इश्यूज रहे हैं उसको रेज करना है। थर्ड चीज़ ये है कि मीटिंग्स के साथ साथ जो कमेटी बनती है उसको अवेयरनेस और इसका प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए इस तरह के सेमिनार्स या इस तरह के डिस्कशंस या ऑफिशियल प्रोसेस में इस तरह की मीटिंग्स अरेंज करनी होती है, जिससे ऑफिस में जितनी महिलाएं काम करती हैं और अदरवाइज भी लोगों में इस आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के बारे में जागरूकता बढ़े और उनको ये कॉन्फिडेंस फील हो कि वो अगर इस तरह की डिस्ट्रेस में है तो वो किसके पास जा सकती हैं। तो प्रिवेंशन के माध्यम में यही सारी चीज़ें, और इसमें प्रोहिबिशन, जैसे हम नेक्स्ट जो हमने वर्ड पढ़ा था, तो प्रोहिबिशन कैसे करेंगे, तो जो भी एम्प्लॉयड लोग हैं वो अपने कंडक्ट रूल्स के माध्यम से उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो किसी भी इस तरह के कंडक्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। यदि वो इन्वॉल्व होते हैं तो उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एक्शंस और जिस तरह की कंप्लेंट है, डिपेंडिंग ऑन द कंप्लेंट, क्रिमिनल एक्शंस जो है इनिशिएट हो सकते हैं। तो प्रोहिबिट करने के लिए रिवॉर्ड और जो पनिशमेंट का जो सिस्टम रहता है उसमें इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के इंसिडेंट्स को डील करने के लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट्स और स्पेसिफिक प्रोसीजर लेआउट है, और साथ में जो क्रिमिनल एक्शन है उस पर भी जिस तरह एफआईआर लॉन्च करना, जिसको हम सरल भाषा में समझे, तो उसके अगेंस्ट जो है एक क्रिमिनल केस एफआईआर लॉन्च भी जो है इसमें करवाई जा सकती है। और सबसे जरूरी जो मुझे लगता है रिड्रेसल, यदि ऐसा हो चुका है और इस तरह की घटना हो चुकी है तो फर्दर उसमें जो विक्टिम है वो क्या करे। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट करने का टाइम रहता है, और यदि सीरीज ऑफ इवेंट्स है, मान लीजिए एक घटना नहीं है, बार बार रिपीटेडली ऐसी घटना हो रही है, तो जो भी लास्ट घटना हुई है उसके 3 मंथ्स के अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हो। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चेयरमैन की जो कमेटी है वो 3 मंथ्स के ऊपर भी अपनी कंप्लेंट्स रिसीव कर सकती हैं, लेकिन इन जनरल एक टाइम पीरियड जैसे हर एक कंप्लेंट के लिए बांधा जाता है, तो 3 मंथ्स का टाइम इसके लिए भी बांधा गया है। और 3 मंथ्स के अंदर अंदर कोई कंप्लेंट हो तो उसको विदाउट इंक्वायरी या विदाउट काउंसलिंग उसको सेटल नहीं किया जा सकता। तो जैसे ही कंप्लेंट रिसीव होती है उसमें 2 ऑप्शंस है जो विक्टिम से ही डिस्कस किए जाते हैं। नंबर 1 है कि विक्टिम क्या चाह रही है कि वो काउंसलिंग की जाए और दोनों पक्ष को सुना जाए, और उसको यदि विक्टिम की सहमति है तो अकॉर्डिंगली उसको डील किया जाए। अगर वो फेल होता है तो फर्दर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पूरे प्रोसेसेस के साथ स्टार्ट होती है, जिसमें विक्टिम पक्ष और एक्यूज्ड पक्ष जो भी हैं वो अपने अपने विटनेसेस पेश करते हैं, जो भी एविडेंसेस पेश करना चाहे वो करते हैं। उस इंक्वायरी को फाइनलाइज किया जाता है, उसकी रिपोर्ट जो है वो जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या हेड ऑफ द ऑफिस है जहाँ पे वो एम्प्लॉयड है, एक्यूज जो है, तो वो फर्दर उसमें डिपार्टमेंटल एक्शन भी ले सकते हैं, और विक्टिम की सहमति हो तो उसमें क्रिमिनल एक्शन भी इनिशिएट किया जा सकता है। तो ये एक जानकारी के हिसाब से ये एक आउटलाइन मैंने आपकी तरफ रखी है कि एक स्पेसिफिक एक्ट इस विषय को डील करने के लिए बना है, और इसमें ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है बिकॉज एक इंटरनल हिडन इंक्वायरी रहती है, और नॉर्मली विक्टिम्स ये नहीं चाहती हैं कि इसको पब्लिसाइज किया जाए, और डिपार्टमेंट्स भी ये कोशिश करते हैं कि ये पब्लिक व्यू में ये चीज़ें नहीं जाएं, लेकिन काफ़ी लंबे समय से इस तरह की कमेटीज़ का गठन है, चाहे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, या फिर कोई भी आपकी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, उसको ये कमेटी का गठन करना है। तो आप सबके माध्यम से सबसे अच्छी चीज़ जो आप लोग आज के इस हमारी डिस्कशन से ले जा सकते हैं वो ये है कि जहाँ पे भी आप खुद जॉब करते हैं या आपके जानने वाले जॉब करते हैं, तो वहाँ पे आप सिर्फ चेक करिए कि क्या इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो है नोटिफाई हुई है। अगर नोटिफाई हुई है तो उसमें कौन हेड है, और क्या उसमें जो कई बार ऐसा देखा गया है कि हेड्स ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन कमेटी वहीं की वहीं रहती है, और जब कभी ऐसी कंप्लेंट आती है तो दोबारा से सारी प्रोसीडिंग्स चलती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आप इशू पब्लिक के बीच में ले जा सकते हैं। दूसरा, वो कमेटी जो है उसके बारे में आपके ऑफिस में, आपके आस पड़ोस में पूरी जानकारी है या नहीं है।
इसमें मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूंगी कि झूठी कंप्लेंट्स करने के लिए भी इसमें एक प्रावधान है, जिसमें अगर कोई कंप्लेंट जो है वो गलत पाई जाती है और किसी और मोटिव से वर्क प्लेस का माहौल खराब करने के लिए पाई जाती है, तो जो कंप्लेनेंट है, जो शिकायत करता है, उनके अगेंस्ट भी डिपार्टमेंटल एक्शन और इंक्वायरी का प्रावधान इसी एक्ट के अंदर दिया गया है। तो मैं अपनी तरफ से इस विषय पे यही जो मैं कहना चाह रही थी, और यदि आपके कोई इसमें क्वेश्चन है स्पेसिफिक, आप कोई और इशू मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं इससे संबंधित, तो यू आर वेलकम। आई थिंक मुझे लगता है कि शुरू से लेकर एंड तक जितना एक कॉमन नॉलेज होना चाहिए वो मैंने शेयर करने की कोशिश की है। और स्पेसिफिकली अगर आप फिर भी डिटेल में भी इस एक्ट में जाना चाहते हैं और इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप गूगल सर्च करिए सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। तो आप गूगल पे इस एक्ट को यदि पढ़ेंगे तो इसमें और भी प्रोविजन और भी क्लैरिटी आपको इस मैटर में आ सकती है। तो अगर कोई डिस्कशन के विषय है तो मैं आगे ले सकती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैम। आपने मैम बहुत ही ज्यादा हमें जानकारी दी। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार, शायद ये सभी को क्लियर भी हो गया होगा। और आप सभी के अगर कोई प्रश्न है तो आप प्लीज अपना माइक ऑन करके आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ संजीव सर का ही एक प्रश्न आया है। मैम एक प्रश्न है, डू वी हैव सेपरेट सेल टू हेयर सच कंप्लेंट्स और हाउ वी कैन कॉन्टेक्ट। ये मैम कुछ एक मिनट, कॉन्टेक्ट फॉर क्विक कंप्लेंट। इसमें हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। नंबर वन, तो जो कंप्लेंट है, जैसे मैंने आपको कहा, हर एक ऑफिस में एक आईसीसी बनाने का एक प्रावधान है, बट बहुत सारे ऑफिस में जानकारी के अभाव की वजह से इस तरह की कमेटी का गठन नहीं किया गया है। तो आप फर्स्ट तो इंश्योर करिए कि जहाँ पे आप काम करते हो उसमें इस तरह की कमेटी का गठन है। अगर नहीं है तो जो भी आपके सीनियर मोस्ट हैं उनसे आप ये डिस्कस करिए और कमेटी को गठित करवाइए। ये लीगल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक एम्प्लॉयर के लिए। और दूसरी चीज, जो क्विक कंप्लेंट और इस तरह की है, तो आप ये ना समझे कि इस तरह के मैटर्स को सिर्फ इसी एक्ट के अंदर डील किया जाएगा। जो नॉर्मल पुलिसिंग के इश्यूज हैं या नॉर्मल महिलाएं जो कंप्लेंट करने के पुलिस स्टेशन में, या हमारे जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं 112, 1100, 1515, इस सब पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो वो एक जनरल कंप्लेंट के तौर पे डील किया जाएगा। और जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, इस एक्ट के अंदर जो है, इस एक्ट के प्रावधानों को यूज करके स्पेसिफिकली आपके वर्क प्लेस के लिए उसको इस एक्ट को यूज किया जाएगा। तो कंप्लेंट करने के तरीके आपके पास दो हैं कुल मिला के। एक तो कि अगर आपकी आईसीसी बनी है तो आईसीसी को आप इन राइटिंग कंप्लेंट कर दीजिए और वो फर्दर अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगी। और यदि आपको लग रहा है कि आईसीसी या ऑफिस के सेटअप में आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप जो रूटीन के हमारे चैनल्स हैं, जिसमें जैसे मैंने अभी हेल्पलाइन नंबर्स बताए, और आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या वुमेन पुलिस स्टेशन जो है, उसमें जो है आप फॉर्मल एक कंप्लेंट जो है इसमें लॉन्च कर सकते हैं। थैंक यू मैम। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, किसी का भी कोई भी प्रश्न हो विषय से संबंधित तो आप माइक ऑन करके कह सकते हैं। शालिनी जी, इसमें थोड़ा वर्क प्लेस को आप डिफाइन करें, क्योंकि कहीं पर कोई शॉप है, वहां पे चार ही टोटल एम्प्लॉई हैं, या कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई ज्वाइंट फैमिली है, 10-15 लोग हैं उस घर में, और क्या ये, और वहां पर कोई डोमेस्टिक हेल्प आती है, तो क्या ये भी उस डेफिनेशन में आएंगे वर्क प्लेस के? हाँ जी, बिल्कुल आएंगे। जो भी, जैसे इसमें आप डेफिनेशन में पढ़ेंगे जो क्लॉज है, मैं एक मिनट चेक करके आपको बताती हूँ। ये क्लॉज है सेकंड क्लॉज में। अगर आप डेफिनेशन में पढ़ेंगे तो उसमें वर्क प्लेस को ओ में डिफाइन किया गया है, और उसके जो सब पार्ट्स है उसमें ड्वेलिंग प्लेस या फिर एक घर है, उसको वर्क प्लेस ही, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि यदि कोई आपकी डोमेस्टिक हेल्प, आपको घर में गार्डनर या डोमेस्टिक काम करने के लिए हेल्प, या किसी भी व्यक्ति को आपने एम्प्लॉय किया हुआ है घर के अंदर प्रीमाइसेस में, चाहे आपकी जॉइंट फैमिली, चाहे आप न्यूक्लियर फैमिली से हैं, तो वो एक वर्क प्लेस इस एक्ट के अंतर्गत उसमें डेफिनेशन में फॉल करेगी। और नंबर 2, आपका क्वेश्चन कि किसी शॉप पे 4 ही लोग हैं, तो वो वर्क प्लेस तो बनेगी, क्योंकि वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। वो ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस नहीं है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्क प्लेस एज पर डेफिनेशन आएगा। तो ये एक्ट उसमें इक्वली
एप्लीकेबल रहेगी। और ये किसी भी तरह के जो एंटरप्राइजेस हो सकते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, और कोई भी गुड्स सर्विसेज प्रोडक्शन कंजप्शन या फिर किसी भी तरह के एंटरप्राइज में वो लोग लगे हुए हैं, तो वो सारा जो बाय डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट वो सब कुछ जो है वर्क प्लेस की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। तो इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट सेमी ऑटोनोमस सेमी गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेज जो हैं वो सभी फॉल करेंगे। उसके अलावा आपकी प्राइवेट एंटिटीज, प्राइवेट सेक्टर में जो भी एनजीओज हों, सोसाइटीज हों, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट्स हों, चाहे वो एजुकेशनल है, प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट के लिए है, किसी भी तरह की गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन सप्लाई में डील करते वो हैं। उसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके अलावा कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड जैसे कि स्टेडियम्स हैं, कई कई लोगों ने अपनी स्पोर्ट्स अकेडमीज खोली हुई हैं या फिर ट्रेनिंग देते हैं या फिर कोई कंपटीशन कंडक्ट कराता है, गेम्स कंडक्ट कराता है, वो भी वर्क प्लेस की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगे। इसके अलावा मैं इसमें देख रही हूँ कि जो यदि कोई जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑफिस में जाने के लिए बस की प्रोविजन रखी गई है कंपनी के द्वारा, तो वो जो बस जो है वो खुद में एक वर्क प्लेस है। अगर बस के अंदर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको भी इस प्रोविजन के अंडर जो है वर्क प्लेस ही मान के उस पर जो है एक्शन जो है फर्दर इसमें किया जाएगा। इसमें शालिनी जी एक और क्लैरिफिकेशन कि जैसे किसी फैमिली में कोई डोमेस्टिक हेल्प आती है या किसी शॉप में आती है, छोटी शॉप है, उसमें इंटरनल कमेटी का क्या होगा? क्योंकि वहां पे तो कोई कमेटी जैसी चीज होती ही नहीं है। बिल्कुल आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज़ है और मुझे लगता है कि ये अच्छा हुआ आपने पिक किया क्योंकि मेरे से मिस हो गया था। तो जैसे मैंने फर्स्ट आईसीसी से पहले एक चीज़ आपको बताई थी कि एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नोटिफाई होगा। तो जिले में जो डीसी ऑफिस है वो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अपॉइंट करता है जो इसी तरह की कंप्लेंट को डील करने के लिए। तो कायदे से हर एक जिले में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है अपॉइंट किया होगा। तो जो इस तरह की प्लेसेस है जहाँ पे आईसीसी के प्रावधान नहीं है या आईसीसी का गठन नहीं हो पा रहा है और आईसीसी का गठन नहीं किया गया है, तो वो अपनी कंप्लेंट्स जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कंसर्न को डायरेक्टली कर सकते हैं। और इसमें क्या कोई ऐसा प्रोविजन भी है कि कोई टाइम बाउंड मैनर में इंक्वायरी कंप्लीट करनी होती है? बिल्कुल बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में ही इंक्वायरी कंप्लीट होगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो इंक्वायरी है टोटल 90 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होती है। तो इट इज टाइम बाउंड मेरे हिसाब से 3 मंथ्स है, बट मे बी इसको मैं चेक करना चाहूंगी कि 3 मंथ्स मेरे को एग्जैक्ट याद है कि नहीं, बट टाइम बाउंड है और उसका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है। जैसे मैंने कहा उसमें क्वासी जुडिशियल पावर्स जो है कमेटी के हेड को रहती हैं, तो वो किसी को भी विटनेस के लिए बुला सकते हैं, किसी को भी समन कर सकते हैं और किसी का भी उसमें स्टेटमेंट ले सकते हैं, कोई भी एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। और यदि कोई एविडेंस ऑफिशियल तौर पे उनके सामने नहीं आया है बट अनऑफिशियली उनको बताया गया, तो उस एविडेंस को कलेक्ट करके उसको इस इंक्वायरी में यूज करने की प्रोविजंस और पावर्स भी वो आईसीसी को दी गई है। टाइम पीरियड में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 मंथ्स ही रहेगा, बट मैं इसको चेक करके आपको बता सकती हूँ अभी। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं जो मिस कर गई हूँ वो ये भी है कि अगर ड्यूरिंग द इंक्वायरी, जैसे जब इंक्वायरी चल रही है और इंक्वायरी हो रही है, तो सपोज कोई सीनियर जो कंप्लेनेंट है उससे विक्टिम से जो सीनियर व्यक्ति के अगेंस्ट कंप्लेंट है, तो इसमें ये प्रोविजन भी है कि उसको फॉर द टाइम बीइंग जब तक इंक्वायरी कंक्लूड नहीं होती है और ये सब चीजें नहीं होती है तो उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ताकि जो है एक इम्पार्शियल और अनअफेक्टेड जो इंक्वायरी कंडक्ट की जा सके। इस तरह का प्रावधान भी इसमें रहेगा। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। बताएं प्लीज। हाँ जी मैम, जैसे आपने बताया कि पोस्ट लॉ एक्ट 2013, राइट मैम? तो मैम इफ somebody comes to you और फिर उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट है, सो मैम क्या कोई फैसिलिटी या कुछ प्रोविजन अवेलेबल है फॉर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग? बिल्कुल बिल्कुल इस एक्ट में जैसे जो एक टीम बनाई है उसमें एक लीगल काउंसिल और एक साइकोलॉजिस्ट का भी प्रावधान रखा गया है। तो जो आईसीसी के चेयरमैन हैं वो यदि विक्टिम डिमांड करती हैं और विक्टिम को ऐसा लगता है कि उनको साइकोलॉजिकली काउंसलिंग की जरूरत है या मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो वो जो एम्पैनल्ड मेंबर्स हैं, और अगर एम्पैनल्ड मेंबर नहीं है तो वो 2-3 लोगों की पैनल में से जो आईसीसी की चेयरमैन है वो किसी को अपॉइंट कर सकती हैं कि
वो अपॉइंट कर सकती हैं कि वो मेडिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट और जो विक्टिम है उसको पूरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए फर्दर उसमें एक्ट करें। तो यस, मेडिकल और काउंसलिंग और फिजिकल साइकोलॉजिकल हेल्प की प्रोविजन है। साथ में लीगल काउंसिल की भी प्रोविजन है कि यदि आप लीगल काउंसिल अफोर्ड नहीं कर पाते हो या आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आपको लीगल काउंसिल जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करवाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम, एक विनोद योगाचार्य शर्मा जी का प्रश्न है, अगर किसी ऑफिस में यह कमेटी नहीं बनी है तो क्या उन ऑफिस के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की जाती है? अक्सर किसी भी ऑफिस के बाहर इस प्रकार की कमेटी के गठन की जानकारी प्रकाशित नहीं की जाती। ये एकदम सही बात है और काफ़ी जगह इसको नोटिस किया गया है। और इस देखिए, जो भी एक्ट में चीज़ें लिखी होती है वो मैंडेटरी होती है किसी भी ऑफिशियल सेटअप पे। तो अगर हम अपनी मैंडेटरी चीज़ें नहीं करते हैं तो हम डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए हमेशा लायबल रहेंगे। तो बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि इसकी जानकारी बहुत सारे ऑफिस हेड्स को भी नहीं है और इस विषय पे जानकारी इतना कॉमन विषय, इतना कॉमनली डिस्कस्ड विषय नहीं है। और कंप्लेंट्स की जहाँ तक हम बात करें तो कंप्लेनेंट्स और विक्टिम्स भी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड इस तरह के कंप्लेंट्स में नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपके ऑफिस में ये कमेटी नहीं बनी है तो मुझे लगता है कि आपको ये अपने हेड जो भी हैं, आपके सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, उनके ध्यान में लाइए। और यदि ध्यान में लाने के बाद भी वो इस तरह की कमेटी का गठन नहीं कर पाते हैं तो आप इसमें जो भी प्रोविजन है वो फॉलो कर सकते हैं। ये सिर्फ इस एक्ट की बात नहीं है, जितने भी एक्ट्स हैं वो मैंडेटरी होते हैं। किसी भी ऑफिस में यदि एक्ट में कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए हैं तो वो जो हेड ऑफ द ऑफिस है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्ट के सभी प्रोविजंस फॉलो हों। तो ये इस एक्ट के लिए वो एप्लीकेबल है। यदि इस एक्ट के प्रोविजंस फॉलो नहीं किए जाएंगे तो ऑफिसर के अगेंस्ट या हेड ऑफ द ऑफिस जो है उनके अगेंस्ट जो है डिपार्टमेंटल एक्शन की वजह बन सकती है। थैंक यू मैम। ज्योति शर्मा जी का मैम एक प्रश्न है, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड सम काइंड्स ऑफ प्रूफ और विदाउट प्रूफ कंप्लेंट विल बी कंसीडर्ड टू। देखिए, कंप्लेंट करने के लिए प्रूफ कोई नहीं मांगेगा, कंप्लेंट आप कर सकती हैं। लेकिन जब इंक्वायरी होगी और उसमें जब थ्रेड बियर आपकी कंप्लेंट को डिस्कस किया जाएगा तो नेचुरली आपको एविडेंसेस या कुछ इश्यूज जो है रेज करने पड़ेंगे। अब इसमें ये समझना जरूरी है और ये सबके ध्यान में भी रहता है कि इस तरह का जो विषय है वो इतना ओपनली डिस्कस नहीं होता है और इतना ओपनली कोई कंप्लेंट इस पे नहीं करता है। तो आईसीसी के जो चेयरमैन है वो इस चीज का, इस विषय का भी ध्यान रखते हैं और जो कंप्लेनेंट है, विक्टिम है, उसकी बात को नॉर्मली कंसीडर सही किया जाता है अनलेस एंड अनटिल कि उसमें कोई और वजह या कोई और जैसे झूठी कंप्लेंट होने का कोई और वजह है। ये प्रोविजन ना सिर्फ इसके लिए है बल्कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सारे प्रोविजन में जो महिला की विक्टिम की स्टेटमेंट है उसको सही मान के फर्दर प्रोसीडिंग्स किए जाते हैं। लेकिन इंक्वायरी के दौरान यदि कोई ऐसे एविडेंसेस या ऐसे इशू सामने आते हैं जिससे ये कंफर्मेशन होती है कि ये एलिगेशन गलत है या झूठ है तो उसके अकॉर्डिंगली डील करते हैं। नमस्कार मैम। जी प्लीज बताएं। हाँ मैम, मैं विजय गुप्ता लांबा सोलन से बात कर रही हूँ। मैम, मैंने आपसे पूछना था, मेरा क्वेश्चन है कि जो हमारे गांव में लेडीज होती हैं और हमारी जैसे ये मेड्स हैं जो इलिटरेट हैं, उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे को कौन कौन से मेथड्स अपनाने चाहिए और कौन उनके लिए अवेयरनेस कैंपेन करे, उसके बारे में बात करनी थी। देखिए, इसमें एक अथॉरिटी होती है डीएलएसए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो हर एक जिले में एक डीएलएसए टीम है, उनको इसी कार्य के लिए नियुक्त किया गया है कि वो इस तरह के विषय पे जो कि ना सिर्फ ये वाली एक्ट, बहुत सारी जो लीगल प्रोविजन है उसके बारे में लोगों को जागरूक करे। आप उनसे टाइप कर सकते हैं। नंबर 2, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या एसपी ऑफिस है आपके यहाँ, उनसे टाइप किया जा सकता है कि वो कोई वक्ता दें और कोई एक्सपर्ट दें जो कि लोगों के बीच में ये बात ले जा सके। अब मेरा अपना ये मानना है कि जैसे आज हम जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं देख रही हूँ 65 मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो अगर हम 65 लोग भी 5-5 लोगों को भी अवेयर कर पाए इस विषय में और वो फर्दर 5 लोगों को और अवेयर कर पाए तो आई थिंक ये मैसेज जो है काफी स्प्रेड कर जाएगा। और जो हम स्पेसिफिक एक अवेयरनेस कैंपेन्स लगाते हैं तो कभी कभी इतने लंबी अटेंशन और सबकी अटेंशन पाना मुश्किल होता है। तो छोटे छोटे ग्रुप्स में यदि आप सभी जो आज हमारे बीच में जुड़े हैं
स्कूल्स में, कॉलेजेस में और महिला मंडल में इस तरह के ग्रुप्स को टारगेट किया जाए और स्पेसिफिकली एक दिन इस विषय पे डेडिकेट किया जाए, तो मुझे लगता है काफ़ी जल्दी ये मैसेज स्प्रेड कर जाएगा। और इसमें यदि आप प्रोफेशनल हेल्प चाहते हैं तो डीसी ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, डीएलएसए है, इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो इसमें एक्टिव हैं, बट देन किसी को लीड लेनी पड़ेगी और इन सब से कोऑर्डिनेट करके इस तरह के प्रोग्राम्स को रखना पड़ेगा। ना सिर्फ जो लोग एम्प्लॉयड हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं वो, बल्कि जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया हुआ है उनको भी इस विषय में जागरूक करना जरूरी है, क्योंकि एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो सिर्फ उसी को जिसके लिए बने वही जरूरी नहीं है, जिसको डेटर करने के लिए, जिसको रोकने के लिए, जिसको रिड्रेस करने के लिए इशू बने उनसे भी शायद इसके बारे में डिस्कशन जो है जरूरी है। तो इसको एक चर्चा का विषय बनाया जाए और मुझे लगता है अगर ये चर्चा का विषय बनेगा जैसे आज बना है, इसी तरह की एक्टिविटीज में चर्चा का विषय बनेगा तो लोगों के मन में सवाल भी आएंगे और उनको समझ में भी आएगा और वो इसके बारे में अवेयर भी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैडम एक छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि अगर कोई वहां पे काम कर रहा है वो भी कर सकता है, इवन अगर कोई ऑफिस में कोई अगर लेडीज किसी काम से गई है वो भी उसमें पार्ट कर सकती है, लेकिन अगर मैं देखूं किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में या कहीं स्कूल कॉलेज में, इवन कोचिंग में हमने कहीं नहीं देखा। अगर हमें ये अवेयर करना हो कि अगर उन्होंने ये नहीं लगाया एंड वी शुड आस्क फॉर इट, तो अगर लेट्स से कि वी कैन स्पीक टू द ओनर और एनीथिंग एल्स, लेकिन अगर वो नहीं सुनते हैं देन नेक्स्ट इज लाइक वी हैव टू कंप्लेन इन पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वो किसके पास होना चाहिए? देखिए, आप इसमें जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बनाए गए हैं वो हर एक जिले में नोटिफाई हुए होंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो इसी का काम देखते हैं। तो यदि कोई प्रोविजंस में किसी प्रकार की कमी है, तो जैसे अगर कोई सरकारी ऑफिस है तो उनके जो भी सीनियर मोस्ट ऑफिसर वहाँ बैठते हैं, जैसे सब डिवीजन पे सब एसडीएम्स हैं, डीएसपीज हैं, सीजीएम है, इस तरह के अधिकारी, उनको आप कंप्लेन कर सकते हैं। और यदि कोई इस तरह का कोई भी अधिकारी आपको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि ये कंप्लेंट किस ऑफिसर के अंडर आएगी, तो आप जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नोटिफाइड है वो उसको आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि उनको स्पेसिफिक ये टास्क इस एक्ट के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उनको जो पावर्स भी दिए गए हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। तो सबसे पहले तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर कौन नोटिफाइड है। अगर वही नोटिफाइड नहीं है तो वो विषय जाएगा डीसी महोदय के पास, क्योंकि डीसी साहब जो है इसको नोटिफाई करते हैं। और ये सब मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो लीगली बाउंड है वो, और सभी लोग इसको सीरियसली लेते हैं, तो वो जरूर जो है इसमें आपकी प्रॉब्लम जो भी होगी उसका समाधान निकालेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कोई अवेयरनेस कैंपेन, मतलब एक्चुअली आज तक हमने कभी सुना नहीं, कभी गवर्नमेंट से कोई ऐसा अवेयरनेस कैंपेन इसके लिए स्टार्ट हुआ हो या कुछ ऐसा, या कोई अगर कोई स्पेसिफिक कोई साइट या कुछ जैसे जैसे लिस्ट ऑफ, जैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन की लिस्ट हम कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम कैसे, मतलब बिकॉज विद इन अगर हम ग्रुप लोगों को हमने अवेयर करना हो तो हमको कहाँ से हम वो लिस्ट निकाल सकते हैं, वो कुछ आप कुछ उस पर थोड़ा गाइड करेंगे हमें? देखिए, मुझे लगता है कि ये हर एक ऑफिस की अपनी एक लिस्ट होगी और अपना एक इसमें टीम होगी बनी हुई। तो मैं जो फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ कि एसपी ऑफिस में हर साल ये नोटिफाई मैं करती हूँ और उसको मैं पब्लिश करती हूँ नोटिस बोर्ड पे जो पब्लिक के लिए। बट जैसे कि बहुत सारे लोगों का नोटिस बोर्ड पे ध्यान नहीं जाता है, तो ये फैक्ट है कि इसमें जानकारी का अभाव है और बहुत सारी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की भी कमी है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी इस ग्रुप में से कोई इसको फ्लैग करेगा तो आई डोंट थिंक कोई भी ऑफिस में कोई भी ऑफिसर इसको मना करेंगे। और उससे ज्यादा जरूरी है कि पब्लिक को एक्चुअली पता हो, नोटिफिकेशन हो जाएगी, बोर्ड पे भी लग जाएगी, या आजकल तो सोशल मीडिया है और बहुत सारे वेबसाइट्स है वहां पे भी पब्लिश हो जाएगी। बट जिनके लिए बना है उनको अवेयर करना ज्यादा जरूरी है। तो उसका समाधान तो यही है कि हर 6 महीने 1 साल में एक बार इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन अपने अपने ऑफिस के अंदर लोग लगाएं। तो जनरली पुलिस में तो हमें इसकी रिटर्न भेजनी होती है, तो हमारे यहाँ तो एक कल्चर ये बना हुआ है कि हम करते हैं। अब बाकी ऑफिस की जानकारी मेरे पास नहीं है कि उनका किस तरह से इसमें रहता है, बट आई थिंक अगर आप फ्लैग करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑफिसर इसमें मतलब इसको इग्नोर करेगा या इस पे एक्शन जो है वो नहीं लेगा। मैम नमस्कार, मेरा एक प्रश्न था कि गवर्नमेंट ऑफिस की तो आपने बात कर ली कि गवर्नमेंट ऑफिस में अगर कोई इस तरह का केस आता है तो जो ऑफिसर रहेंगे उनको कुछ टाइम पीरियड के जब तक इंक्वायरी चलती है उनको पोस्ट से हटा देते हैं।
लेकिन अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग बात करें तो उसमें जो कमेटी के मेंबर रहते हैं वो कौन रहते हैं? अगर सपोज करो उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक या डायरेक्टर इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे तो उस केस में क्या होगा मैम? देखिए, एक्ट तो गवर्नमेंट और उसके लिए सेम ही है, तो ये प्रोविजन कि उनका ट्रांसफर वहां से किया जाए उस समय के लिए वो मतलब एप्लीकेबल तो है। लेकिन आपकी बात ठीक है, अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मालिक ही ऐसा है, तो जैसे मैंने पहले कहा, जो आईसीसी है उसमें एक तो कमेटी में बाहर के मेंबर्स भी शामिल होते हैं। जैसे हमारी जो कमेटी है तो उसमें कोई रिनाउंड कोई एडवोकेट है महिला, या रिनाउंड कोई ऐसी लेडी है, स्कूल की प्रिंसिपल हैं जो जिनका अच्छा नाम है और उनको देखा जाए तो आईसीसी कमेटी में, अब जैसे मैंने कहा कि एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन हमेशा प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो कमेटी की जो हेड है वो अगर जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट है उससे जूनियर है या फिर अदरवाइज उनकी जॉब जो है वो उसके हेड है, तो उसके लिए डेफिनेटली इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल है। इसीलिए जो जैसे मैंने कहा ये सारे विषय जो होते हैं फर्दर एक्शन, अगर कोई कमेटी की रिपोर्ट से सहमत नहीं है तो उसका भी प्रोविजन है कि आप कमेटी की रिपोर्ट के अगेंस्ट और कंप्लेंट कर सकते हैं। स्टेट में भी जो है एक ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाता है, तो ये प्रावधान तो हमेशा रहेंगे और ये इश्यूज और ये इस तरह के चैलेंजेस भी हमेशा रहेंगे, और अल्टीमेटली सारे एक्ट्स और लॉज जो हैं वो हमारी नीयत के ऊपर होते हैं। यदि जो हेड है इंस्टीट्यूशन का उसी की नीयत में गड़बड़ है तो फिर देन ये चैलेंज और बड़ा बन जाता है। लेकिन पुलिस कंप्लेंट करना या फिर कोर्ट में उसको चैलेंज करना, ये सभी विंडोज विक्टिम के लिए ओपन रहते हैं। और जनरली जहाँ तक आज तक मैंने 3-4 कंप्लेंट्स इस तरह की डील करी, तो इसको काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। अन्य विभागों की मैं बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी 2 कंप्लेंट्स मेरे ध्यान में आई थी अभी तक मैं 8 साल की नौकरी में, और वो 2 कंप्लेंट्स काफ़ी मैं कहूँगी काफ़ी सेटिस्फैक्टरी तरीके से डील हुई थी। लेकिन ऑफ कोर्स अगर जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है या फिर वो इतना पावरफुल व्यक्ति है कि कंप्लेंट जो है अनबाइस्ड या वैसे ना हो, तो आपके पास लीगल रिकोर्स हमेशा विक्टिम के पास रहेगा। वो पुलिस की हेल्प ले सकती है, लीगल काउंसिल की हेल्प ले सकती है, और जुडिशियल सेटअप में जो प्रोसीजर है उसकी हेल्प भी वो ले सकती है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद मैम, मुझे लगता है थैंक कि यू। शायद इतने ही प्रश्न थे। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद सवीना। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव के लिए इतिका को आमंत्रित करती हूँ। इतिका। जी धन्यवाद आकांक्षा जी। मैं इतिका हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की लोक प्रशासन की दृष्टिबाधित शोधकर्ता आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित मानवाधिकार संरक्षण की 16वीं साप्ताहिक परिचर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ आईपीएस अधिकारी शालिनी अग्निहोत्री मैम का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लिया तथा हमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सुरक्षा के अधिकार पर विस्तृत जानकारी दी। इन्होंने हमें सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 के बारे में बड़ी ही विस्तृत जानकारी दी तथा सभी प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर भी बड़ी ही सहजता से दिए। धन्यवाद मैम। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर का, जिनके सहयोग से इन साप्ताहिक परिचर्चाओं का सफलता से आयोजन हो रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ सुरेंद्र सर, संजीव सर, विनोद सर, विजय लांबा मैम, सवीना जी, आकांक्षा जी तथा उमंग फाउंडेशन के अन्य सदस्यों का, जिनके प्रयासों से इन साप्ताहिक परिचर्चाओं का आयोजन होता है। अंत में मैं धन्यवाद करती हूँ सभी प्रतिभागियों का, जिन्होंने इस साप्ताहिक परिचर्चा में भाग लिया तथा मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि वे आने वाली साप्ताहिक परिचर्चाओं में भी इसी प्रकार से भाग लें तथा अपने साथियों को भी इन परिचर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। आप सभी को इस वेबिनार में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।
थैंक यू।